आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 11 के पहले पाठ रसायन विज्ञान के मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें हम लोग रसायन में प्रयुक्त कुछ विशेष पदों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ खास चीजें जो एक पाठ के लिए आवश्यक हैं, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और उन्हें समझेंगे। जैसे रसायन विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड कीमिया से बना है। कहीं कहीं कीमिया के मीनिंग के लिए KHEMIE यूज होता है, कहीं CHEMIE। दोनों शब्दों का एक समान अर्थ होता है कास्ट टुगेदर या पोर टुगेदर, मतलब एक साथ मिलाना। सिंपली भाषा में कहा जाए तो पदार्थों को एक साथ मिलाकर उनमें होने वाले परिवर्तन, गुण के बारे में अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहा जाता है। रसायन विज्ञान के जन्मदाता लववाजे को कहा जाता है। रसायन विज्ञान के जन्मदाता लववाजे को कहा जाता है और रसायन विज्ञान का संबंध लगभग संसार के सभी भागों से जुड़ा हुआ है, परंतु मूलतः इन्हें अध्ययन के रूप में 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है भौतिक रसायन, एक कार्बनिक रसायन और एक अकार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन में रसायन विज्ञान की वह एक ऐसी शाखा है जिसमें नियमों और सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। कार्बनिक रसायन में कार्बन और उससे बनने वाले यौगिक, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। और अकार्बनिक रसायन मतलब ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन नहीं रहता है, उन्हें अकार्बनिक रसायन कहते हैं। और सामान्यतः ऐसे यौगिक जो होते हैं पृथ्वी के अंदर से खुदाई करके अयस्कों के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं कि पदार्थ जो होते हैं रसायन विज्ञान में, वे सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो रसायन विज्ञान में कणों के बारे में परमाणु और अणु आते हैं। परमाणु और अणु, किसी तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु और किसी यौगिक के सबसे सूक्ष्म कण को अणु कहा जाता है। समझेंगे? परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है, ये अपने अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी से अभिक्रिया करता है, जबकि अणु जो रहता है वो पूरी तरह स्वतंत्र रहता है, इसका अस्थायित्व मिला रहता है, क्योंकि अणु परमाणुओं के मिलने से बनता है। अणु बनने के बाद सामान्यतः तत्वों के अष्टक पूर्ण होते हैं या अणुओं में उनकी जो होता है अस्थायित्व बना रहता है। परमाणु जो होता है स्वतंत्र नहीं होता, यह अपने अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए दूसरे तत्वों से अभिक्रिया करने की कोशिश करता है। अब जान लेंगे मतलब परमाणु जो होता है वो क्या है? तत्व का सबसे छोटा कण। अणु किसी यौगिक का सबसे छोटा कण। इसके बाद आता है कि विलयन, विलायक और विलय। विलयन, विलायक और विलय, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज को मिला दीजिए, एक दूसरे में सभी चीज मिलते नहीं है। जो एक दूसरे में मिल सके वैसे पदार्थों के सामान्य मिश्रण को क्या कहता है? तो विलयन। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। जैसा समझेंगे, यदि हम लोग शरबत बनाते हैं, पानी और चीनी है, तो उसमें पानी की मात्रा अधिक है और चीनी की मात्रा कम है, तो पानी हमारा विलायक और चीनी हमारा विलय हो गया। यदि इसी जगह पर हम दूध और पानी का मिश्रण लें, दूध और पानी को मिलाएं और दूध की मात्रा अधिक हो और पानी की मात्रा कम हो, उस स्थिति में दूध विलायक और पानी क्या हो जाएगा? हमारा विलय हो जाएगा। इसके बाद
परमाणुओं को मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। परमाणुओं के द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट जिसे AMU द्वारा सूचित किया जाता है, और एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 1 AMU वह इक्वल होता है 1.6603 गुणा 10 के पावर माइनस 24 ग्राम के। एक एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.6603 गुणा 10 के पावर 24 ग्राम के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि परमाणु की खोज की क्रिया। तो परमाणु के जन्मदाता अर्थात परमाणु का खोज सर जॉन डाल्टन ने किया। परमाणु के गुणों की व्याख्या में, उनकी क्रिया के व्याख्या में, होने वाले परिवर्तन की व्याख्या में सबसे पहले सर जॉन डाल्टन ने बताया। फिर आते हैं मोल की ओर। जैसे पहले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोल्स के बारे में। तो यदि किसी अणु या परमाणु में 6 गुना 10 के पावर 6.022 गुना 10 के पावर 23 कण होते हैं, इसे 1 मोल कहा जाता है। पहले के वीडियो में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 मोल में किसी भी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है और यह किसी अणु परमाणु के द्रव्यमान के इक्वल होता है। मोल की परिभाषा आती है वैसा कार्बन जिसका परमाणु भार जो है 12 हो। वैसा कार्बन जिसका परमाणु भार 12 हो। तो कार्बन C12 के 12 ग्राम में, C12 के 12 ग्राम में जितने कण उपस्थित होते हैं उसे ही 1 मोल कहा जाता है। और C12 के 12 ग्राम में कणों की संख्या होती है 6.022 गुणा 10 के पावर 23। यह मोल जो है अंतरराष्ट्रीय मापन पैमाना में पदार्थ के परिमाण की मात्रा की व्याख्या करता है। इसके द्वारा पदार्थ के परिमाण के बारे में बताया जाता है। अब आते हैं परमाणु के अलग अलग भागों के बारे में। किसी परमाणु के मध्य में नाभिक होता है जहां परमाणु का कुल द्रव्यमान स्थित रहता है। किसी परमाणु के मध्य में नाभिक होता है जहां परमाणु का कुल द्रव्यमान स्थित रहता है और उस नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया और न्यूट्रॉन की खोज सर जेम्स चैडविक ने किया। ये तीनों वैज्ञानिकों का नाम आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। परमाणु में नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया। परमाणु में नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया। इन्होंने ही बताया कि परमाणु के मध्य में एक धनावेशित भाग होता है जहां उसका कुल द्रव्यमान स्थित रहता है और उस भाग को ही नाभिक कहा जाता है। और नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ को कक्षा कहा जाता है। अब जान लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की अलग अलग ऊर्जा होती है। नाभिक में अलग अलग ऊर्जा वाले स्थानों को उपकक्षा कहा जाता है। नाभिक में अलग अलग ऊर्जा वाले स्थानों को उपकक्षा कहा जाता है। कक्षा की संख्या को तो 1 2 3 4 डॉट डॉट अंग्रेजी के अक्षर के एल एम एन द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि उपकक्षा को SPDF के द्वारा दर्शाया जाता है। किस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इसकी व्याख्या नील्स बोर ने एक सूत्र के सहारे की।
जिसमें उन्होंने बताया किसी भी वृत्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के इक्वल होता है, जहां n कक्षा की संख्या है। अर्थात प्रथम कक्षा में 2 × 1 का स्क्वायर 2 × 1 = 2, दूसरे कक्षा में 2 × 2 का स्क्वायर 2 और 4 तो 4 × 2 = 8, तीसरे कक्षा में 2 × 3 का स्क्वायर तो 2 × 9 = 18। इसी प्रकार पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्षा में 18, चौथे में 32 बढ़ते चला जाता है। जबकि उप कक्षा की परिकल्पना समरफील्ड ने की। उप कक्षा की परिकल्पना क्वांटम संख्या के आधार पर समरफील्ड ने की और समरफील्ड ने बताया कि भिन्न भिन्न उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या s उप कक्षा में 2, p उप कक्षा में 6, d उप कक्षा में 10 और f उप कक्षा में 14 होता है। चूंकि s सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम होती है, s सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम और f में सबसे अधिक होती है। अतः s उप कक्षा की ऊर्जा सबसे कम और f उप कक्षा की ऊर्जा जो होती है सबसे अधिक होती है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे कि इस पे आवेश हम बताना भूल गए हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर जो होता है वो धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। किसी परमाणु में पाए जाने वाले धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। किसी परमाणु में पाए जाने वाले धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। इसलिए जो होते हैं परमाणु क्या होते हैं तो विद्युत उदासीन होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं अणु के प्रकार की। अणु भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। अणु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं तात्विक अणु और एक होता है यौगिक अणु। वैसे अणु जो एक ही प्रकार के तत्व के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वैसे अणु जो एक ही प्रकार के तत्व के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें तात्विक अणु कहते हैं। जैसे O2, H2, Cl2। इन अणुओं में एक ही प्रकार के तत्व हैं। जैसे ऑक्सीजन के 2 अणु, 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु। वही यौगिक अणु की बात करें तो इसमें अलग अलग तत्वों के परमाणु पाए जाते हैं। जैसे H2O, NaCl, ZnO। इनमें क्या है तो अणु में अलग अलग प्रकार के परमाणु उपस्थित रहते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं परमाणुता की। इसके बाद हम ध्यान देते हैं परमाणुता की ओर। एटोमोसिटी। परमाणुता को हम लोग कैसे समझेंगे? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुता कहा जाता है। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुता कहा जाता है। जैसे H2O। H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, तो H2O का परमाणुता 3। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4, कुल हो गए 7। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या हो जाएगा तो परमाणुता 7 हो जाएगा। वही बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम का 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, इसकी परमाणुता 5 हो जाएगी। तो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुता कहा जाता है। इसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए अगले वीडियो में आते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं।